आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोल्स थ्योरम। सर रेट ऑफ उसमें उतना ही था क्या सर, जितना हाँ, कल किया था? वो उतना ही था। ओके। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम समझना क्या है, पहले तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ये कुछ कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है कि एक तो ये होना चाहिए कंटिन्यूअस, दूसरा ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल a टू b, मतलब ऐसा है क्लोज इंटरवल a टू b है, सच दैट ये क्या क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b, ये इसमें डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, मतलब कि जो एंड पॉइंट पे वैल्यूज है फंक्शन का वो भी सेम है। तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one c at least one c in open interval ab such that ठीक है, such that f dash c equal to 0। या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट at least one root of the equation f dash x equal to 0 in open interval ab। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x का एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, या एफ डैश x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है और वो ओपन इंटरवल ए टू बी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई है। अब बात ये है कि ये आ कैसे रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले मैं एक यहाँ से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ग्राफ थोड़ा ध्यान से समझोगे तो अपने आप आ जाएगा समझ में। ये है फंक्शन का वैल्यू ए पे और फंक्शन का वैल्यू बी पे। अगर फंक्शन का वैल्यू ए और बी दोनों पे इक्वल है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, डिफरेंशिएबल का मतलब वो स्मूथ है, तो फंक्शन कैसा जाएगा सोच के देखो। अगर हम फंक्शन का बेसिक ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसा फंक्शन तो जाना ही चाहिए। तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है ना जहां पे इसका स्लोप कैसा हुआ, 0 हो गया। कम से कम एक पॉइंट तो आ ही रहा है जहां पे हमें स्लोप कैसा दिखाई पड़ रहा है, 0। और ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट ए और बी के बीच में लाई भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। C lies between A and B, so f dash x equal to 0 का एक रूट तो है ही, अगर हम इस ग्राफ को एफ एक्स अज्यूम कर रहे थे तो।
तो एक तो पॉइंट ऐसा है जहां पे उसका स्लोप 0 हो रहा है। या अगर तुम कोई दूसरा ग्राफ बनाना चाहो दूसरे तरीके का, सपोज मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, तो अब एक से ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, दो ऐसे पॉइंट हो जाएंगे जिसके लिए स्लोप 0 हो रहा होगा। और हम कितने भी ग्राफ बनाते रहे, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहां पे स्लोप 0 हो रहा होगा। तो ऊपर जो कंडीशन लिखी है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ इक्वल टू एफ बी है, तो एक सी तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश सी 0 होगा, या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा फॉर श्योर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। छापो फिर फटाफट। अबे यहाँ पे दो नयनिका है, अनुष्का तो है ही नहीं। सर मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है क्योंकि उधर टीवी पे प्रोजेक्ट किया है तो ऑडियो के लिए फोन से किया है। ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। अनुष्का कहाँ चली गई, देखता हूँ अनुष्का को। अच्छा, है तो यहाँ पे। अब पाटिल गायब हो गया। सर मैं हूँ सर। तू भी है? हाँ सर। एक सेकंड रुक गया, मैं समझ गया। एक्चुअली क्या ना, कई सारे लोग एक साथ आ गए इसलिए ये शायद थोड़ा ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। अभी ठीक है। यार अगर ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा तो तुम लोग पैसे मांगोगे क्या मेरे से?
कॉपीराइट कि हम भी आ रहे हैं इसमें? सर मांगोगे तो दोगे क्या सर? अगर मिलेंगे तो दे दूंगा यार। ठीक है। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल है सर, मतलब अभी चल रहा है लेकिन सर कभी भी जा सकता है सर, बस बोल के रखा है। सेम तो एरिया। बहुत। हाँ सर। मेरा भी आपका ऐसे। भी? हाँ। हाँ सर वही सर, लैपटॉप पे तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा सर मेरा। मैंने वैसे रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगा इन हाँ। बिटवीन। तो जैसा चल रहा है वैसे हाँ चलते रहे। सर। हाँ सर। हाँ यार, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नहीं सर। क्वेश्चन यार बिल्कुल सिंपल है। पहले तो तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। जब बोर्ड में आएगा तो तुम कैसे लिखोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आईएससी बोर्ड की बुक से उठाया है क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल है, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड वालों को तो ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल therefore it is continuous and differentiable। पॉलिनोमियल हमें पता है कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो पहले तो तुमने ये बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। सर हाँ कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। एग्जैक्टली exactly, हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। मैंने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में स्टैंडर्ड्स में बताया था। पॉलिनोमियल, अच्छा। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन कैसे होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। सर अगर इस फंक्शन को ऐसे लिखा रहता कि x माइनस ए टू द पावर n हाँ अपॉन x माइनस बी टू द पावर माइनस m, सर फिर? हाँ तब भी। सर पर तब तो b पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता ना सर, क्योंकि मतलब वो दिया हुआ है, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर में x माइनस बी टू द पावर माइनस m आता है, तो b लेकिन पे वो एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर। जो है, वो एक्स माइनस बी जो है वो डिनोमिनेटर है नहीं ना, क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव कर दी है तुमने। अगर पावर पॉजिटिव होती तो डिनोमिनेटर होता ना। रैशनल एक्सप्रेशन कैसा होता है? जिसमें पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिखा होता है, मतलब नीचे भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और नीचे पॉलिनोमियल होने का अच्छा मतलब उसकी डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती। सर, पर जीरो टू द पावर माइनस, मतलब वो उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा।
क्या 0 टू द पावर 0? तुम 0 वहां टू द पावर कुछ, यार तुम 0 नीचे लेकर के ही कैसे जाओगे? सोच के देखो ना, जब नंबर तुम्हारे पास ऊपर लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास 2 ऊपर लिखा है या x-2 ऐसा लिखा है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम इसको 1/x-2 लिखेंगे और पावर -1 लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं x? सर, अगर दिया होगा ऐसा तो ये भी पॉलिनोमियल ही हुआ, लेकिन फिर 2 नहीं पे नहीं उसका नहीं, ये डेफिनेशन। पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, इसका डिग्री नेगेटिव है। पॉलिनोमियल का डिग्री नेगेटिव नहीं होता है। दिस इज नॉट द पॉली, ये अच्छा जो डिनोमिनेटर में लिखी है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, पॉलिनोमियल का डिग्री ठीक है सर। पॉजिटिव होता है। ओके, सो हम क्या थैंक यू बोलेंगे? सर। इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। नाउ एफ ए का वैल्यू हाँ निकालोगे सर, तो, फिर हो गया, हाँ एफ बी फिर निकालोगे तो 0 हो एफ बी गया। 0। अब तुम क्या करोगे? अब तुम एक एफ डैश एक्स निकालोगे और एफ डैश एक्स को 0 करके देखोगे। तो एफ डैश एक्स जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस ए रेस टू द पावर n इंटू, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, m इंटू एक्स माइनस बी रेस टू द पावर m-1 प्लस x माइनस बी रेस टू द पावर m इंटू n टाइम्स x माइनस ए रेस टू द पावर n-1। और फिर जब हम इसको 0 करेंगे तो तुम यहाँ से देख लो यार, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल दो। तो तुम्हारा जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है x माइनस ए रेस टू द पावर n-1 इंटू एक्स माइनस बी रेस टू द पावर m-1। ये दो चीजें तो कॉमन निकल गई हैं। ये आएगा m इंटू एक्स माइनस ए प्लस यहाँ से आएगा n इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। फिर हम क्या बोलेंगे? इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये दोनों को तो 0 करने का सेंस नहीं है। इधर देखते हैं, इस टर्म को 0 करोगे तो क्या आएगा? mx माइनस ma प्लस nx माइनस nb इक्वल टू 0। तो x के टर्म में क्या आ जाएगा? m प्लस n, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? ma प्लस nb। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ma प्लस nb अपॉन m प्लस n। तो तुम्हें ये याद होगा कि कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ है कि अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है, तो एक पॉइंट जिसको n/m के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा इंटरनली, वो यहाँ पे आएगा। सो दिस पॉइंट इज लाइंग बिटवीन, दिस x इज लाइज बिटवीन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल a to b, बिकॉज ये सेक्शन फॉर्मूला से आ रहा है, n/m के रेशियो में डिवाइड करता हुआ। तो वो देखो हमने क्या दिखाया कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, एफ इक्वल टू एफ बी भी था। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। रोल्स थ्योरम अप्लाई करके हमने देखा तो हमें जो पॉइंट मिल रहा है, जो मतलब रूट आ रहा है इक्वेशन का, वो कैसा आ रहा है? वो ए और बी के बीच में आ रहा है। तो एक रूट तो ए और बी के बीच में आ रहा है, हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और सर वो आपने सर mx माइनस ma प्लस nb माइनस nb लिखा एन एक्स माइनस एन। ठीक है ना? हाँ सर। ये पीडीएफ दिखाई पड़ रही है तुम लोगों को? पीडीएफ हाँ सर, जो वो पुराना वाला ही सम दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, मतलब नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ सर, वो भी। कोई बात नहीं। हाँ ये वाला तो नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? हाँ सर। सर हेलो हाँ सर, मेरा एक डाउट है सर, आखिरी सर, वो x माइनस टू टू द पावर -1 तो पॉलिनोमियल नहीं होगा सर? पर हाँ 1 अपॉन x माइनस टू टू द पावर -1, वो पूरे को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि उसमें भी नेगेटिव है हाँ, वो इसलिए? पूरा जो है दैट इज पॉलिनोमियल। ये अगर ओवरऑल को देखोगे दैट इज पॉलिनोमियल। तो सर ऐसे केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? हाँ डेफिनेटली है ठीक यार, है। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि इसको तो तुम ऊपर लेकर के जाओगे ना, इसको डिनोमिनेटर रखने का सेंस ही नहीं है, ये तो न्यूमरेटर का टर्म हो गया है। ठीक है सर। मतलब इसका ग्राफ बना के देखो, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है,
हाँ सर, It वो would be पता है सर, बस वो डिनोमिनेटर में अगर रहेगा तो। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन, ये 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये करना है। दो क्वेश्चंस है।
हाँ यार फर्स्ट वाला हो गया, चौंक गया यार ये तो। नहीं सर, यार फर्स्ट वाला तो होना चाहिए था। हाँ सर वो होना चाहिए था सर, वो पता है सर, किया है सर पहले पर। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले किया हुआ क्वेश्चन है ये तो। सर चलो ठीक है फिर से करते हैं, चलिए फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक गिवन कंडीशन है ना वो है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। जो यूज कैसे होगी हमें यही नहीं पता चल रहा है सबसे पहले, तो हम इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन, व्हाट वी हैव टू प्रूव, लिख देते हैं प्रूव दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज at least one root, one real root in 0 to 1, ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम लोग रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचें तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन एफ डैश एक्स हैज अ रूट। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये तुम्हारा जो है वो एफ डैश एक्स है, इसको तुम्हें एफ डैश एक्स कंसिडर करना है। क्वेश्चन बता रहा है कि इसको एफ डैश एक्स कंसिडर करो, तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा ए एक्स क्यूब 2 ए एक्स क्यूब प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स अपॉन 6। मैंने इसको लिया एफ एक्स। अब इस एफ एक्स, इसको 2 डाल देता हूं मैं। इस एफ एक्स को देख करके हमें दिख रहा है कि हाँ भाई फंक्शन एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज continuous and differentiable by, because it is a polynomial, so it is continuous and differentiable। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हमें जरा चेक करना है कि f0 और f1 क्या होगा। तो मैं f0 निकालता हूं, तो f0 हमारे पास क्या आने वाला है 0, x का वैल्यू 0 डालोगे। और जब तुम f1 निकालोगे तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6, और वो भी क्या आने वाला है 0। तो f0 और f1 भी क्या आ गया 0। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि f dash x equal to 0 has at least one real root in the interval 0 to 1। अब वो f dash x तो तुम्हें पता ही है क्या है, वो है ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one real root in 0 to 1। खत्म। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा यार ये।
नेक्स्ट वाला करो भाई। क्वेश्चन तो दिख रहा है, मतलब नोट कर लिया था या नहीं? किया था। हाँ सर। अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लो। ये बोलना है कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, देयर लाइज एट मोस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स। सर मतलब मैथमेटिकली सर समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रूव करूँ, बट मतलब ग्राफ बनाकर ऐसे प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से करो, कॉन्ट्राडिक्शन से। मतलब तुम क्या करोगे, वो एटमोस्ट वन रूट बोल रहे हैं ना, तुम टू रूट्स कंसीडर कर लो, अब उसके बाद ट्राई करो। अच्छा ठीक है। हाँ सर हो गया। हाँ भाई हो गया ना? हाँ सर। सर ये नहीं समझे। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज टू कंसेक्यूटिव रूट्स। हमने ये अज्यूम कर रखा है, से C1 एंड C2। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर रखा है। अब वो बोल रहा है कि इसके बीच में एफ एक्स का मैक्सिमम एक ही रूट हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पहले उसने दिया हुआ है हमें कि ये उसके एफ डैश एक्स के दो रूट हैं, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मैक्सिमम एक हो सकता है, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स इक्वल सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा इन द इंटरवल C1 एंड C2। क्योंकि वो मुझे ये प्रूव कर रहा है कि C1 और C2 के बीच में सिर्फ एक रूट हो सकता है मैक्सिमम, और मैं मान के चल रहा हूं कि दो रूट है। अगर मैंने वहां पे दो रूट्स ले लिए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों 0 हो जाएंगे, और फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one root of f dash x equal to 0 in the interval alpha and beta। ऐसा आ जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ इतना देखें कि एफ अल्फा और एफ बीटा 0 है, इक्वल है, और फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ये कंडीशन आनी चाहिए। मैंने बोल दिया उस रूट को सपोज C3,
लेकिन हमने क्या बोला था, देखो अब नंबर लाइन पे हमने क्या बोला था कि C1 एंड C2 आर टू कंसेक्यूटिव रूट्स, मतलब इसके बीच में कोई दूसरा आ नहीं सकता। और जैसे मैंने अल्फा और बीटा ले लिया fx का रूट, तो C3 एक और रूट आने लगा, जो कि हमारी कंडीशन के साथ में, हमारी जो इनिशियल कंडीशन है ये इसके साथ में कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट कर रहा है। which is a contradiction for given condition। और अगर दो से ज्यादा रूट आ रहे हैं कभी भी fx के, तो कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि दो से ज्यादा क्या, दो रूट भी नहीं हो सकते, तो हो कितना सकता है, या तो एक हो सकता है या फिर कुछ भी ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, there can never be two or more roots of fx in the interval c1 and c2। क्योंकि अगर मिनिमम भी दो रूट हुए तो एक रूट f डैश x का एक्स्ट्रा आने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि टू और मोर तो कभी हो नहीं सकते, लेस देन टू होगा। लेस देन टू का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट वन हुआ। एटमोस्ट वन का मतलब क्या है कि एक है या एक भी नहीं है, सीधी सी बात यह है। ठीक है, यार नोट करोगे तो मुझे बोलना, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने ना? सर हाँ बोल। सर हाँ सर आप एक बार वो लास्ट पार्ट एक बार सर एक्सप्लेन करो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि देख, हमने क्या किया कि C1 और C2 के बीच में अगर हमने सिर्फ टू रूट्स ही कंसीडर किए fx के, अगर टू रूट्स ही कंसीडर किए fx के, तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा कि f डैश x का एक एक्स्ट्रा रूट मिलने लगेगा। वो भी कहाँ, अल्फा और बीटा के बीच में। वो क्या है, हाँ C3। जबकि हमारी गिवन कंडीशन क्या थी कि C1 एंड C2 आर टू कंसेक्यूटिव रूट्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि C1 और C2 के बीच में कोई नहीं आ सकता। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब यही होता है ना, कंसेक्यूटिव रूट्स उसने बोले हैं। ओके सर।
सो अगर हमने अल्फा और बीटा 2 रूट भी कंसीडर कर लिए तो C3 आ जाता। अगर मोर देन 2 रूट होगा तब तो ग्रेटर देन 1 रूट C3 के अलावा और भी कुछ आने लगेगा बीच में। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि अगर हम मोर देन 1 रूट जैसे ही कंसीडर करते हैं वहीं पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट हो जाता है फॉर द गिवन कंडीशन के C3 भी आने लगा। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि देयर कैन नेवर बी 2 और मोर रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 इन दिस। तो 2 और मोर नहीं हो सकते, लेकिन 2 से लेसर कितना हो सकता है? 1 और 0। तो हमने क्या बोला कि देयर कैन बी एट मोस्ट 1 रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 इन C1 एंड C2। ओके सर, ठीक है, अभी समझ। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट है Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज LMVT। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि मतलब ये एक्चुअली क्या है कि रोल्स थ्योरम का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको हम रोल्स थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि if y equal to fx is a function defined in close interval ab such that, इसकी काफी सारी कंडीशंस जो होती हैं वो रोल्स थ्योरम से ही मिलती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि fx must be continuous, fx must be continuous in close interval a to b। और दूसरी कंडीशन क्या है कि fx must be differentiable, must be differentiable in ओपन इंटरवल ए टू बी। बस अब एफ ए और एफ बी की कंडीशन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब ए और बी के बीच में लाई करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ऐसा एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा। देखो ज्योमेट्रिकली इसको डिराइव करना इज नॉट अ बिग डील, बहुत आराम से हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली। जैसे हमने उसको किया था वैसे हम ज्योमेट्रिकली इसको भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कोई कर्व अच्छा सा दिख रहा होगा तो उसको बना दूंगा यहाँ पे, या नहीं दिख रहा होगा तो अपनी तरफ से बना दूंगा। और मुझे यहाँ पे कोई कर्व ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं बनाऊं यहाँ। चलो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा बना देता हूँ एक कर्व। दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये है ए और यहाँ पे कहीं है बी। ठीक है, एंड व्हाट आई एम सेइंग के ये है एफ ए और ये है एफ बी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, which is what, which is the slope of the line joining the point x1 y1 and x2 y2। तो अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन तुम्हें क्या दिख रही है? वो दिख रही है तुम्हें ये वाली कॉर्ड। अगर मैं ये वाली कॉर्ड बना दूं तो तुम्हें ये वाली कॉर्ड दिखाई पड़ रही है, इसका स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। और एफ डैश सी क्या है? एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बीच में कहीं एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ कॉर्ड दोनों सेम हो जाए। कोई एक पॉइंट तो बीच में ऐसा जरूर आएगा, इधर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा हमें जरूर मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड सेम हो जाए। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया।
लेकिन हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है वो कि डिराइव इट और प्रूव इट बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो वो प्रूफ भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि हम वो प्रूफ कैसे करते हैं। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम की बाकी कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं ऐसे केस में, एक नया फंक्शन कंसिडर करता हूं gx, जो कि fx को मैनिपुलेट करके बनाया गया। fx तो उसमें होगा ही, प्लस मैं एक और कोई कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन जो बिल्कुल इजी सा फंक्शन हो, पॉलिनोमियल और बिल्कुल इजी पॉलिनोमियल, तो मैंने उसको लैम्डा टाइम्स x करके बना लिया, क्योंकि x एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है और बहुत इजीली बन सकती है। और लैम्डा मैंने जानबूझ करके डाला है। लैम्डा मैं क्यों डालना चाहता था, मैं बोलूंगा कि वेयर lambda is such that GA इक्वल टू GB बन जाए। मैं लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू डालना चाहता हूँ कि GA इक्वल टू GB बन जाए, और मैं ये इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यू रोल्स थ्योरम की कंडीशन चाहिए थी। तो अगर ऐसे सोच के देखो कि GA इक्वल टू GB तुम बनाना चाहते हो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही होगी? अगर हम GA इक्वल टू GB बनाएंगे तो GA का मतलब क्या हो गया, FA प्लस लैम्डा है, और GB का मतलब क्या हो गया, FB प्लस लैम्डा बी। यहाँ से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करूं टर्म्स को रीअरेंज करके, तो इधर आ रहा होगा लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी, और यहाँ पे आ रहा होगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल रहा है, लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी, ये मिल रहा है हमें लैम्डा का वैल्यू। तो हमें ये पता चल गया कि लैम्डा के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया है gx, जो कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हम बोलेंगे कि g डैश x इक्वल टू 0, या g डैश c, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ यार, गंदा दिख रहा है। g डैश c इक्वल टू 0 फॉर एट लीस्ट 1c बिलोंग्स टू ab। ठीक है, रोल्स कंडीशन यही बोलती है, रोल्स थ्योरम यही बोलती है। अब अगर तुम g डैश एक्स निकालने जाओगे, ध्यान से देखो तो g डैश एक्स है क्या, g डैश एक्स है एफ डैश एक्स प्लस लैम्डा। तो अगर हम g डैश c देखें तो g डैश c क्या आ जाएगा, एफ डैश c प्लस लैम्डा, और तुम्हें क्या करना है, इसको जीरो करना है, क्योंकि किसी एक c के लिए जीरो हो रहा है। तो एफ डैश सी तुम्हें क्या मिल रहा है, एफ डैश सी का वैल्यू तुम्हें मिल रहा है माइनस लैम्डा, और अगर एफ डैश सी का वैल्यू माइनस लैम्डा रखोगे तो माइनस लैम्डा रखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन माइनस को नीचे कर दो तो बी माइनस ए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा कंसिडर किया, पहले मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया, ये मैंने डेलिबरेटली कंसिडर किया था क्योंकि मैं चाहता था कि एक ऐसा फंक्शन बन जाए जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे। अच्छा, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे तो उसके लिए मुझे लैम्डा की कुछ वैल्यू चाहिए थी, तो वो मैंने यहाँ पे अलग से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दोनों को इक्वेट कराया तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई लैम्डा का ये वैल्यू आना चाहिए। ये मिलने के बाद मैंने क्या किया कि अब उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई किया नीचे। जैसे तुम रोल्स थ्योरम अप्लाई करोगे नीचे तो तुम क्या बोलोगे कि जी डैश सी जीरो होना चाहिए एटलीस्ट 1c के लिए, तो जी डैश सी निकाल के उसको जीरो करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1c belongs to AB. So there exists at least 1c between A and B where f dash c is fb minus fa upon b minus a. एक बार ध्यान से देखो और कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। सर आप इसके ऊपर वाला पार्ट एक बार दिखा सकते हो?
फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। हाँ सर। गुड। सेकंड वाला? सर हो रहा है सर, उसी पर हूँ सर। ठीक है, करो करो करो।
हाँ यार, कोई बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कुछ? सर आप ही सॉल्व कर दो ना सर। क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी था यार। जो डिफिकल्ट है वो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा था मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान था। देख, पहले हम यूज करेंगे LMVT इन द इंटरवल 0 to 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में देखेंगे व्हेन वी आर यूजिंग LMVT इन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 4, ऐसे ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू सम F डैश, मैंने इसको ले लिया A फॉर सम A लाइंग बिटवीन 0 to 4। ओके, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग लगा देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमेशा ही काम करेगा ना वाई कोऑर्डिनेट के लिए। वो क्या हो जाएगा, F4 प्लस F0 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट को मैं ले लेता हूँ सपोज B, और B भी कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, F4 माइनस F0 एंड F4 प्लस F0 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे क्या आएगा, F डैश A एंड FB। सो तुम्हें क्या मिलेगा, F स्क्वायर 4 माइनस F स्क्वायर 0 इक्वल टू 8 टाइम्स F डैश A into FB for sum AB belongs to 0 to 4, है ना। सर हाँ सर। सर आप सेकंड स्टेटमेंट में सर आपको अपने मिड पॉइंट लगा है सर, वो आपको कैसे समझा कि सर मिड पॉइंट यार लगाना है? ऊपर देखना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है ना। तो अगर मैं उसको स्प्लिट करके देखता तो मुझे एक F4 माइनस F0 मिलता है, एक F4 F प्लस F0 मिलता। F4 प्लस F0 वाला फॉर्मूला हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले पे ही मिलता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। और मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो पॉइंट आएगा वो भी कैसा होगा, 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा, इसलिए मैंने लगा दिया। ओके सर। थर्ड वाला ट्राई करो यार। सर एक मिनट क्वेश्चन लिखा होने वाला। तो तू क्वेश्चंस नहीं लिखता एक बार में। ये ले, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। क्योंकि ये बंदा बहुत गंदा लिखता है यार, इसकी राइटिंग बहुत गंदी है।
हाँ यार, हुआ थर्ड क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जरा कंडीशन बता दो कि एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है। F2 दिया हुआ है वहां पे, F2 दिया है ना, पाटिल बताते जा। हाँ सर, F2 का वैल्यू दे 8। 8 है, और और F7 हाँ सर वैल्यू बोला है 343, और बोला है कि F4 का वैल्यू ग्रेटर देन 64 है। ओके। और फिर हमको ये दिखाना है कि एक C है जो हाँ 2 और 7 के बीच में है। हाँ C डिफाइंड है कि F C को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी लेस देन 6C। F डबल डैश C इज लेसर देन 6C, ऐसा दिया हुआ है ना। हाँ सर, C का 0 to 7 नहीं सर, 2 to 7 है। 2 to 7, सॉरी, ठीक है, 2 to 7। चलो ये क्वेश्चन देख करके मुझे पता चल रहा है कि एक तो इसमें रोल है एफ एक्स का और दूसरा है एक्स क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 7 क्यूब है, यहाँ पे 4 क्यूब है, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में 6x आता है, तो क्यूब का तो रोल है ही है। तो मैं एक नया फंक्शन सारा कंसीडर करता हूँ, दैट इज gx, और gx को मैं लिखता हूँ एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे G2 का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो डेफिनेटली G2 का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर हम G7 का वैल्यू निकालेंगे तो G7 का भी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर हम G4 का वैल्यू निकालेंगे तो G4 का वैल्यू जो आएगा दैट इज F4 माइनस 64। तो G4 जो होगा वो पॉजिटिव आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 4, इसके बीच में हम एक LMVT यूज करते हैं gx के लिए, gx के लिए यूज कर भी सकते हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि G4 माइनस G2, यार क्या है ये, G4 माइनस G2 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आने वाला है, कुछ G डैश C1 मैंने बोल दिया, कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि व्हेन x बिलोंग्स टू 4 to 7, और वहां पे जब मैं LMVT यूज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि G7 माइनस G4 अपॉन 7 माइनस 4 इक्वल टू G डैश C2। ये क्लियर सी बात है कि G डैश C1 जो होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, और G डैश C2 जो होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। ध्यान से देखो, G7 तो 0 ही हो जाने वाला है, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 माइनस पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि when x belongs to C1 to C2, क्योंकि C1 ऑब्वियसली छोटा है और C2 बड़ा है। x belongs to C1 to C2 में हमें क्या दिख रहा है कि C1 ग्रेटर देन C2 है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि C2 C1 ग्रेटर देन C2 का है, यार मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सॉरी। C1 तो 2 to 4 के बीच में है ना, तो C1 लेसर देन C2 है। C1 लेसर देन C2 है, और ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो G डैश C1 जो है वो इससे ग्रेटर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब अगर ग्राफिकली तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि C1 यहाँ पे है और C2 यहाँ पे है। C1 के लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और C2 के लिए जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। मतलब जो ग्राफ जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना यार। यहां तक देख लो, अगर यहां तक क्लियर हो तो ही फिर हम आगे जाएंगे। सर अगर हाँ
सर आपने वो जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है सर, उसमें सर C1 बड़ा होगा ना, मतलब उसके बाजू में C1 बेटा C1 2 to 4 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर LMBT लगाऊंगा तो मैं लिख देता हूँ वेयर C1 बिलोंग्स टू 2 to 4, और यहाँ पे जब LMBT लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 बिलोंग्स टू 4 to 7। तो अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अच्छा हाँ, C2 बड़ा है। ओके सर। अब अगर मैं इस केस में LMBT लगाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि GC2 माइनस GC1 अपॉन C2 माइनस C1, ये क्या हो जाना चाहिए G डैश C2 G डैश C1, ये हो जाना चाहिए G डबल डैश C के इक्वल, वेयर C बिलोंग्स टू C1 टू C2, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर G डैश C2 माइनस G डैश C1 देखोगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन C2 माइनस C1 अगर देखोगे तो, क्योंकि एक ग्रेटर है और एक लेसर है। अरे यार मैं बार बार उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने उल्टा लिख रखा है, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव था, ये टर्म पॉजिटिव था, तो G डैश C1 ग्रेटर था। तो ये वाला टर्म देखोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला टर्म देखोगे तो पॉजिटिव आ रहा होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर हम डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आने वाला है, जिसकी वजह से मुझे G डबल डैश C कैसा दिखने वाला है, नेगेटिव दिखने वाला है। तो G डबल डैश C अगर तुम निकालोगे यहाँ से, अगर तुम इधर से देखते हो कि G डैश X क्या आता है, तो G डैश X आएगा तुम्हारे पास F डैश X माइनस 3x स्क्वायर, एंड G डबल डैश X अगर तुम देखोगे तो आएगा F डबल डैश X माइनस 6C। तो यहाँ से अगर मैं वो डालूंगा 6x आएगा बेसिकली, और x का वैल्यू जब मैं C डालूंगा तो F डबल डैश C माइनस 6C लेस देन 0 आ रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि F डबल डैश C is lesser than 6C where C belongs to C1 to C2, और C1 C2 किसके बीच में लाई कर रहा है, वो 2 to 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि where C belongs to 2 to 7। क्लियर है ये नहीं? अनुष्का समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो।
सर हो गया, नोट कर। सर ऐसा है कि आज के लिए ना इतना ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई रात भर सोया नहीं हूँ, तो मेरे से भी पढ़ाया जा नहीं रहा है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, या दूसरा थोड़ा एक घंटे का टाइम किसी और लेक्चर में एडजस्ट करूंगा। आज इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे यार। ओके सर तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप 1 आवर एक्सटेंड करोगे क्या? हाँ ओके सर, ठीक है। ठीक है, 1 आवर एक्सटेंड करूंगा, मतलब कि बीच में थोड़ा ब्रेक दे दूंगा और उसके बाद। अच्छा ठीक है सर, चले। सर फिर नेक्स्ट लेक्चर 6 to 10 रख सकते हो क्या? क्योंकि बाद में बहुत लेट होता है डिनर के लिए। चलेगा चलेगा, कर लेंगे, वो कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा सैटरडे को है ना? हाँ ठीक है, कर देंगे वो। सर हमारा उसके पहले फिजिक्स क्लास है। कब तक है? 4 to 6 तुम्हारा कितना है? सर 6:30 तक रहेगा उसका फिजिक्स का। अच्छा, मतलब 7 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा फिर वो अपने को। हाँ सर, क्योंकि आज क्लास नहीं हुआ था तो वो पोस्टपोन होगा उस दिन। ठीक है, तो चलो 7 से 10:30 कर लेंगे, मतलब ज्यादा काफी कुछ कवर अप हो जाएगा उसी दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा बचेगा नहीं पोर्शन में। और अगर कुछ हुआ तो ऐसा करेंगे कि 7 to 10 का क्लास एज इट इज रहने देंगे, संडे को 1-2 घंटे का क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।